यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। आदर्श की बात सुनकर रणजीत चोपड़ा के हाथ पांव फूल गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उन्हीं के सामने उन्हीं के बेटे को जान से मारने की धमकी भी दे सकता है। वह तुरंत आदर्श और रवि को रोकने के लिए कुछ कहते, उससे पहले ही उनके फोन पर एक मैसेज की रिंगटोन सुनाई देती है। उस मैसेज की रिंगटोन को सुनकर तीनों इंसान रणजीत चोपड़ा की तरफ देखने लग जाते हैं। वहीं रवि को रुकता देखकर रणजीत चोपड़ा एक राहत की सांस लेते हैं। रणजीत चोपड़ा तुरंत अपनी जेब से फोन निकालकर मैसेज को देखते हैं। और जैसे ही रणजीत चोपड़ा उस मैसेज को पढ़ते हैं, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल रणजीत चोपड़ा एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और वह एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। रवि और सागर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तक जो रणजीत चोपड़ा कभी गुस्सा हो रहा था, तो कभी डर रहा था, वह एकदम से इतना शांत कैसे हो गया। वहीं आदर्श भी रणजीत चोपड़ा के चेहरे की मुस्कान को देखता है, और फिर वह भी एक शैतानी मुस्कान पास करता है। रणजीत चोपड़ा को देखकर मुस्कुराने के बाद आदर्श अपनी गर्दन घुमाते हुए पार्किंग के एंट्रेंस की तरफ देखता है। आदर्श को पार्किंग के एंट्रेंस की तरफ देखता देखकर रणजीत चोपड़ा हैरान हो जाते हैं। पार्किंग के एंट्रेंस को 2-3 सेकंड देखने के बाद आदर्श अपनी नजरें रणजीत चोपड़ा की तरफ करते हुए कहता है, जिसका मैसेज आया है, उसे अंदर बुलाओगे या फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आदर्श की इस बात को सुनने के बाद रणजीत चोपड़ा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस 20 साल के लड़के को ये भी पता है कि उन्होंने बाहर अपने आदमी बुला रखे हैं। लेकिन रणजीत चोपड़ा ये देखकर हैरान थे कि सामने वाले को पता होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर हल्का सा भी डर नहीं है। वह भी इस बारे में सोच रहे थे कि सामने वाले के पास ऐसी कौन सी ताकत है, जिसके दम पर वह इतना उछल रहा है। या फिर सामने वाला किसी बड़े परिवार से आता है। रणजीत चोपड़ा इसी बारे में सोच रहे थे। आदर्श अपनी बात कहने के बाद रणजीत चोपड़ा की तरफ देख रहा था। लेकिन रणजीत चोपड़ा आदर्श के किसी सवाल का जवाब नहीं देते, जिस वजह से आदर्श खुद ही पार्किंग से बाहर जाने लगता है। आदर्श को पार्किंग से बाहर जाते देखकर सागर और रवि भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। रणजीत राणा का आगमन। लेकिन जब रणजीत चोपड़ा को होश आता है, तो वह ये देखकर हैरान था कि यह तीनों बिना किसी हिचकिचाहट के पार्किंग के बाहर क्यों जा रहे हैं। लेकिन तभी उनका ध्यान अपने बेटे पर जाता है। रणजीत चोपड़ा तुरंत दौड़ते हुए अपने बेटे यश चोपड़ा के पास जाते हैं। रणजीत चोपड़ा पास में जाने के बाद जब अपने बेटे की हालत को देखते हैं, तो उनकी आत्मा कांप गई थी। अपने बेटे की इस हालत को देखकर उन्हें डर भी लग रहा था, और आदर्श के ऊपर इस समय काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वह तुरंत अपनी नजरें उठाकर पार्किंग के एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, जहां पर 3 इंसान बाहर की तरफ जा रहे थे। तभी रणजीत चोपड़ा की नजर बीच में चलने वाले इंसान पर पड़ती है। रणजीत चोपड़ा जब आदर्श की पीठ को देखते हैं, तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वहीं आदर्श सीधा सागर और रवि के साथ पार्किंग से बाहर आ जाता है। आदर्श जैसे ही पार्किंग से बाहर आता है, तो उसे सामने 3 गाड़ियां खड़ी दिखाई देती हैं, जिनमें से 2 महिंद्रा बोलेरो न्यू 7 सीटर थी, और एक काले रंग की स्कॉर्पियो एन थी, जिसके शीशे भी काले थे। आदर्श जैसे ही पार्किंग से बाहर आता है, तो सभी गाड़ियों के दरवाजे खुल जाते हैं, और दोनों बोलेरो के अंदर से 14 आदमी बाहर निकलते हैं। लेकिन उस काले रंग की स्कॉर्पियो के अंदर से सिर्फ 3 इंसान उतरते हैं। स्कॉर्पियो की पीछे वाली खिड़की से जो इंसान उतरा था, वह तकरीबन 6 फीट लंबा था। उस इंसान की बॉडी को देखकर लग रहा था कि इस इंसान ने जिम में जाकर अपने आप को हाईली ट्रेन किया है। उस इंसान की बॉडी काफी ज्यादा बल्कि थी, जिस वजह से वह इंसान देखने में दबंग टाइप लग रहा था। उस इंसान के चेहरे के भाव गुस्से वाले थे। वह इंसान आदर्श को देखते हुए अपनी दबंग आवाज में कहता है, बच्चे कौन है तू, और यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मालूम है ना, ये क्लब 18 साल से ऊपर वालों के लिए है। और वैसे भी तुझे इस समय यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। जा यहाँ से जल्दी निकल। रणजीत राणा की चुनौती और आदर्श का पलटवार। उस इंसान की पर्सनैलिटी काफी तगड़ी थी। अगर यहाँ पर कोई और होता, तो इस इंसान की बात मानकर वह तुरंत यहाँ से 9-2-11 हो जाता।
लेकिन यहाँ पर बात किसी और की हो रही थी, आदर्श की नहीं। बल्कि उस इंसान की बात सुनने के बाद भी आदर्श के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदलते, बल्कि वह अपनी नजरें घुमाते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों को देखता है। उसका सीधा कॉन्सेप्ट था। वह फालतू किसी से मुंह नहीं लगाता था, लेकिन यहाँ पर सामने वाले उसके लिए ही आए थे, इसीलिए उसका बोलना तो बनता था। तो आदर्श उस इंसान की तरफ देखते हुए अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहता है, तुम यहाँ पर जो करने आए थे वह करो ना। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, या फिर जब तक रंजीत चोपड़ा को नहीं बुलाऊंगा तब तक तुम अपना काम नहीं करोगे। इतना मत सोचो, रंजीत चोपड़ा ने तुम्हें मेरे लिए ही बुलाया है, आ जाओ। उस इंसान के साथ आया हुआ हर व्यक्ति आदर्श की इस बात को सुनकर हैरान था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रंजीत चोपड़ा, जो मतानहल के चोपड़ा परिवार के फैमिली हेड हैं, उनसे सिर्फ एक लड़का नहीं संभला गया। वहां पर मौजूद सभी लोग आदर्श को ऐसे देख रहे थे जैसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, रंजीत चोपड़ा को नाराज करके। लेकिन उन्हें कौन बताए कि वह जिस लड़के को एक छोटा बच्चा समझ रहे हैं, उसके लिए रंजीत चोपड़ा मात्र एक सीढ़ी है जो उसे अंडरवर्ल्ड में लेकर जाएगी। वहीं आदर्श की बात सुनने के बाद उनका लीडर आदर्श को घूर कर देखता है। वह ये देखकर हैरान था कि इतना छोटा सा बच्चा अपने सामने इतने सारे लोगों को देखने के बाद भी किस तरह से शांत रह सकता है। वह आदर्श की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, बच्चे आखिर है कौन तू, जो मेरे यानी कि रंजीत राणा के सामने अपना मुंह खोल रहा है। तेरी खेलने की उम्र अभी खत्म नहीं हुई और तू बदमाश बन रहा है। रंजीत राणा यह मतानहल तहसील का सबसे बड़ा गुंडा माना जाता है। इस तहसील के अंदर 37 गांव आते हैं और इन 37 के 37 गांवों पर रंजीत राणा का राज चलता है। मतानहल में रंजीत राणा का नाम बड़े ही इज्जत के साथ लिया जाता है। यहाँ तक कि मतानहल में इस इंसान से चोपड़ा परिवार के साथ साथ बाकी बड़े परिवार भी डरते हैं। मतानहल के सभी बड़े परिवारों का इसके साथ अच्छा रिश्ता है, इसीलिए अगर इन बड़े परिवारों को गुंडागर्दी वाला कोई काम होता है तो वह रंजीत राणा से ही संपर्क करते हैं। रवि और सागर रंजीत राणा का नाम सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर इस समय हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। रवि और सागर काफी अच्छे फाइटर थे, लेकिन वह भी एक साथ 20 लोगों के साथ नहीं लड़ सकते थे। देखा जाए तो वह यहाँ पर मौजूद 10 लोगों को आराम से लपेट सकते थे, लेकिन 10 लोगों के अलावा वहां पर 10 लोग और थे। आदर्श की अदम्य शक्ति। आदर्श ज्यादा बोलने पर विश्वास नहीं करता था, इसीलिए वह डायरेक्ट एक्शन लेता है। वह अपनी गर्दन को चटकाते हुए रंजीत राणा को देखता है। आदर्श के चेहरे पर इस समय कोई भी इमोशन नहीं था। उस दिन सुधर ग्रह में रात को आदर्श को जो अपने शरीर के अंदर ऊर्जा महसूस हुई थी, तब से आदर्श को ऐसा लग रहा था उसके शरीर के अंदर ना जाने कितने हाथियों की शक्ति आ गई है, और उसकी रफ्तार और फुर्ती तो किसी चीता और हिरण के जैसी हो गई थी। आदर्श अपनी आंखें बंद करता है और अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करता है। अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करने से आदर्श का दिमाग एकदम शांत हो गया था। अगले ही पल वह चीते की रफ्तार से रंजीत राणा की तरफ बढ़ता है। रंजीत राणा जब आदर्श को अपनी तरफ बढ़ते देखता है तो उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रंजीत राणा को लग रहा था कि सामने वाला उसकी बेइज्जती कर रहा है, इसीलिए अब वह ये नहीं सोचने वाला कि सामने वाला बच्चा है या फिर जवान। रंजीत राणा ने मन बना लिया था कि आदर्श के करीब आने के तुरंत बाद वह उसे एक जोरदार मुक्का मारेगा। आदर्श जैसे ही रंजीत राणा के करीब आता है तो रंजीत राणा अपनी पूरी ताकत से आदर्श के चेहरे पर मुक्का मारता है, लेकिन अगले ही पल रंजीत राणा का मुक्का हवा को चीरते हुए आगे निकल जाता है। रंजीत राणा का वह मुक्का किसी भी चीज से नहीं टकराया था, क्योंकि जब रंजीत राणा ने आदर्श को मुक्का मारा था तो आदर्श फुर्ती से रंजीत राणा के उस मुक्के से बच गया था और उसके बगल में आ गया था। रंजीत राणा अपने हमले को खाली जाते देखकर हैरान था, लेकिन वह इस बारे में कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही उसकी राइट साइड की कोख में एक जोरदार मुक्का लगता है। उस एक हमले में ना जाने कितनी ताकत थी कि उस एक हमले से ही रंजीत राणा की पसली टूट गई थी। रंजीत राणा की हार और आदर्श का निर्मम रूप। पसली टूटने की वजह से रंजीत राणा दर्द में एक जोरदार चीख निकालता है। पसली टूटने की वजह से रंजीत राणा तुरंत अपनी उस साइड को पकड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। आदर्श की इतनी खतरनाक ताकत को देखकर रंजीत राणा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी।
रंजीत राणा को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 20 साल के लड़के के पास इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत होगी, जिसने अपने सिर्फ एक हमले से रंजीत राणा के जैसे इतने बड़े गुंडे को जमीन पर गिरा दिया। आदर्श को पता था कि उसके आचार्य देवराज की ट्रेनिंग से ही वह इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया है। और इस बारे में सिर्फ वही जानता था कि इतना ताकतवर बनने के लिए उसको कितने दर्द से गुजरना पड़ता था। इसीलिए अब उसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं था। पहले आदर्श किसी का खून देख लेता था तो वह बेहोश हो जाता था, लेकिन आचार्य देवराज की ट्रेनिंग के बाद वह एक इंसान को बेरहमी से मौत के घाट भी उतार सकता है। और अब उसे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ उसकी मेंटल ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड थी। उसकी ट्रेनिंग के दौरान आचार्य देवराज सुधर ग्रह में होते हुए भी एक ताकतवर फाइटर को डेली उसके पास भेजते थे उसके साथ लड़ने के लिए। शुरुआत में तो आदर्श उनसे डेली पिटता था, लेकिन धीरे धीरे आदर्श में सुधार होता गया, और सुधर ग्रह से निकलने के एक हफ्ते पहले उसने उन सभी को एक साथ हरा दिया था। आदर्श की स्ट्रेंथ का अंदाजा यहीं से लग सकता था कि वह फाइटर कोई मजाक नहीं थे। वह फाइटर इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वह रंजीत राणा जैसे गुंडे को 1 मिनट के अंदर मौत के घाट उतार सकते थे। आदर्श ने सुधर ग्रह से निकलने के एक हफ्ते पहले उन सभी को हराया जब उनकी संख्या 300 थी। उसने उन 300 फाइटर को अकेले अपने दम पर हराया था। यहीं से आदर्श की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह रंजीत राणा जैसे गुंडे को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन आदर्श ने ऐसा किया नहीं। रंजीत राणा की पसली तोड़ने के बाद आदर्श अपनी नजरें घुमाते हुए बाकी के लोगों को देखता है। रंजीत राणा के साथ आए हुए लोग जब आदर्श की आंखों में देखते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल जाती है। आदर्श का चेहरा अभी भी शांत था और उसकी आंखें भी किसी गहरे समंदर की तरह बिल्कुल शांत थीं। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आदर्श की आंखों से ठंडी लहर निकल रही है, जो लोगों की हड्डियों तक को जमा सकती है। वहां पर मौजूद अब किसी की भी नजर आदर्श की आंखों से आंखें मिलाने की नहीं हो रही थी। उन सभी लोगों को अच्छे से पता था कि उनका बॉस रंजीत राणा कितना ज्यादा ताकतवर था। वह भी इस लड़के का एक मुक्का नहीं सहन कर सका, तो वह तो उसके एक मुक्के से जान से ही मर जाएंगे। जब आदर्श देखता है कि अब कोई भी उसके साथ लड़ने नहीं आ रहा है, तो वह रंजीत राणा की तरफ देखता है। रंजीत राणा अभी भी दर्द में बिलबिला रहा था। आदर्श अपनी ठंडी निगाहों से रंजीत राणा को देखता है, और फिर अपना एक पैर उठाकर रंजीत राणा की कलाई पर रख देता है, और फिर एक झटके के साथ रंजीत राणा की कलाई को तोड़ देता है। क्रैक। रंजीत चोपड़ा का भ्रम और आदर्श का अगला कदम। कलाई के टूटने की आवाज सभी लोगों को साफ सुनाई दी थी। पूरा माहौल शांत था, लेकिन अचानक से कलाई टूटने की आवाज पूरे माहौल में फैल गई। और फिर एक दर्दनाक चीख इस रात की शांति को चीरते हुए सुनाई देती है। कलाई के टूटने से रंजीत राणा लगातार चिल्लाए जा रहा था। उसकी हालत गली के मरे हुए कुत्ते के जैसी हो गई थी। दर्द में तो तड़प रहा था, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। रंजीत राणा के खुद उसके आदमी भी रंजीत राणा की मदद करके आदर्श से नहीं पिटना चाहते थे। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि मात्र 1 मिनट के अंदर ही इस 20 साल के लड़के ने उनके बॉस रंजीत राणा को जमीन पर ला दिया था। वह सभी आदर्श की ताकत का लोहा मान चुके थे। लगातार रंजीत राणा के चिल्लाने से आदर्श इरिटेट होने लग गया था। वह रंजीत राणा के पास स्क्वाट पोजीशन में बैठता है, और अपनी एक्यूपंक्चर तकनीक से रंजीत राणा की उस नस को ब्लॉक कर देता है, जो दिमाग में ये सिग्नल भेजती है कि उसे दर्द हो रहा है। उस नस के ब्लॉक होने से रंजीत राणा को दर्द फील नहीं हो रहा था। वहीं पार्किंग में जब रंजीत चोपड़ा किसी के चिल्लाने की आवाज सुनता है, तो उसे लगता है कि उसके आदमियों ने आदर्श को अच्छा सा सबक सिखा दिया होगा। इसीलिए वह इस समय काफी ज्यादा खुश था। वह तुरंत अपनी गाड़ी से एक पानी की बोतल निकालकर अपने बेटे को होश में लाता है, और उसे कंधे से सहारा देते हुए पार्किंग से बाहर लेकर आता है। रंजीत राणा के खुद उसके आदमी भी रंजीत राणा की मदद करके आदर्श वर्मा से नहीं पिटना चाहते थे। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि मात्र 1 मिनट के अंदर ही इस 20 साल के लड़के ने उनके बॉस रंजीत राणा को जमीन पर ला दिया था। वह सभी आदर्श वर्मा की ताकत का लोहा मान चुके थे। लगातार रंजीत राणा के चिल्लाने से आदर्श वर्मा इरिटेट होने लग गया था। वह रंजीत राणा के पास स्क्वाट पोजीशन में बैठता है, और अपनी एक्यूपंक्चर तकनीक से रंजीत राणा की उस नस को ब्लॉक कर देता है, जो दिमाग में ये सिग्नल भेजती है कि उसे दर्द हो रहा है।
उस नस के ब्लॉक होने से रंजीत राणा को दर्द फील नहीं हो रहा था। वहीं पार्किंग में जब रंजीत चोपड़ा किसी के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो उसे लगता है कि उसके आदमियों ने आदर्श वर्मा को अच्छा सा सबक सिखा दिया होगा। इसीलिए वह इस समय काफी ज्यादा खुश था। वह तुरंत अपनी गाड़ी से एक पानी की बोतल निकालकर अपने बेटे को होश में लाता है और उसे कंधे से सहारा देते हुए पार्किंग से बाहर लेकर आता है। पार्किंग से बाहर लाने के बाद रंजीत चोपड़ा जो दृश्य देखते हैं उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने का दृश्य था ही इतना भयानक। रंजीत चोपड़ा ने जिस व्यक्ति को बुलाया था वह इस समय खून में भीगा हुआ जमीन पर पड़ा था और रंजीत राणा के बगल में आदर्श वर्मा बैठा हुआ था जो उसकी कॉलर पकड़े हुए था और रंजीत राणा के मुंह से लगातार खून निकल रहा था। रंजीत राणा इस समय मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। सामने के इस दृश्य ने रंजीत चोपड़ा के पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। रंजीत राणा का समर्पण। आदर्श वर्मा रंजीत राणा के चेहरे पर एक और थप्पड़ मारते हुए उसे कहता है, बहुत बच्चा बच्चा कर रहा था, देख इसी बच्चे ने तेरी हालत खराब कर दी। अब तेरे पास सिर्फ एक ही चारा है, या तो मेरे लिए काम करने लग जा या मरने के लिए तैयार हो जा। आदर्श वर्मा की आवाज में इस समय कोई भी इमोशन नहीं था। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे ही रंजीत राणा उसके लिए काम करने को हाँ करेगा, वह रंजीत राणा को तुरंत मार देगा। वहीं रंजीत राणा जब आदर्श वर्मा की बात सुनता है तो उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वह अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक बढ़ती हुई महसूस कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आदर्श वर्मा उसे जान से मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। आदर्श वर्मा से आ रहे किलिंग इंटेंट को रंजीत राणा महसूस कर पा रहा था। उसने आज तक बहुत सी लड़ाई लड़ी थी और बहुत से गैंगस्टर को मारा भी था, लेकिन उसने आज तक कभी भी इस तरह का किलिंग इंटेंट महसूस नहीं किया था। आदर्श वर्मा के किलिंग इंटेंट की वजह से रंजीत राणा कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। पहले जो रंजीत राणा किसी पहाड़ की तरह एकदम अडिग खड़ा था, अब वह किसी चूहे की भांति कोई बिल ढूंढ रहा था जिसके अंदर वह जा सके और अपनी जान बचा सके। लेकिन शायद उसे ऐसा कोई बिल मिलने नहीं वाला था। रंजीत राणा ना चाहते हुए भी आदर्श वर्मा के सामने अपनी गर्दन झुका लेता है और वह अपनी कांपती आवाज में आदर्श वर्मा को कहता है, मास्टर, मैं आपके सामने अपना सर झुकाता हूँ। मैं आज से आपके नीचे काम करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। रंजीत राणा की इस बात को सुनने के बाद आदर्श वर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अभी थोड़ी देर पहले जो आदर्श वर्मा कुछ भी नहीं था, वह एक ही पल में मतानहल को कंट्रोल करने वाले का बॉस बन गया था। रंजीत चोपड़ा की हार और आदर्श वर्मा की शर्तें। वहीं रंजीत चोपड़ा जैसे ही रंजीत राणा की बात सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। रंजीत चोपड़ा ने अपने जिस घोड़े के ऊपर दांव लगाया था वह घोड़ा रेस शुरू होने से पहले ही हार गया था। रंजीत चोपड़ा अब बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे पता था रंजीत राणा को अपने कब्जे में करने के बाद आदर्श वर्मा अब सीधा उसे टारगेट करने वाला है। वहीं आदर्श वर्मा मुस्कुराते हुए पलटता है और रंजीत चोपड़ा को देखता है। आदर्श वर्मा को अपनी तरफ देखता देखकर और उसे मुस्कुराते हुए देखकर रंजीत चोपड़ा के दिल की गति बढ़ जाती है। लेकिन आदर्श वर्मा उसको सिर्फ एक बार ही देखता है और दोबारा से रंजीत राणा को देखते हुए उसके कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट दबाता है। आदर्श वर्मा के ऐसा करने के तुरंत बाद उसकी ब्लॉक हुई नस खुल जाती है और उसके शरीर में हो रहा दर्द अचानक से खत्म हो जाता है। रंजीत राणा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। रंजीत राणा के एक्यूपंक्चर पॉइंट दबाने के बाद आदर्श वर्मा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, 1-2 दिन बेड रेस्ट करना और ग्रीन माउंट ग्रास का सूप पीना। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और भगवान ने साथ दिया तो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। आदर्श वर्मा की बात सुन रंजीत राणा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि रंजीत राणा ने जैसे ही आदर्श वर्मा के लिए काम करने को हाँ कहा, आदर्श वर्मा ने तुरंत उसके लिए यह बता दिया कि उसे जल्दी ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन वह ये जानकर हैरान था कि सामने मौजूद इस 20 साल के लड़के को ग्रीन माउंट ग्रास के बारे में पता है। इसका मतलब सामने वाले को आयुर्वेद और जड़ी बूटियों की भी अच्छी नॉलेज है। पहले तो उसे यही लगा था कि सामने वाला सिर्फ ताकत में ज्यादा है, लेकिन जब रंजीत राणा को पता चला कि सामने वाला जड़ी बूटियों की भी अच्छी नॉलेज रखता है, तो वह खुश था कि कम से कम वह एक नॉलेजेबल आदमी के नीचे काम करने वाला है। आदर्श वर्मा का अंतिम दांव।
वहीं आदर्श वर्मा रंजीत राणा को ये सब बताने के बाद मुड़ते हुए रंजीत चोपड़ा को देखता है और अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के रंजीत चोपड़ा से कहता है, सुना है तू यहाँ का काफी रईस आदमी है, लेकिन तूने मेरी धमकी को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुझे पहले ही कहा था अकेले आना, लेकिन इन गली के गुंडों को परेशान करने की क्या जरूरत थी। अपने आप को कहीं का 30 मार खां का समझ रहा है। ले, जिसको तू बुलाकर लेकर आया था वह धरती नाप रहा है। अब तू बता तू क्या करना चाहेगा। खैर छोड़, मैं भी तुझसे क्या पूछ रहा हूँ। तेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तेरे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। जल्दी से मुझको 5 खोखा दे दे, वरना तुझे और तेरे बेटे को यहीं दफनाकर तेरे पूरे बिजनेस एम्पायर पर अपना कब्जा कर लूंगा। आदर्श वर्मा का एक एक बोल रंजीत चोपड़ा के दिल पर खंजर की तरह लग रहा था। भले ही चोपड़ा परिवार की कुल नेटवर्थ 70 से 80 करोड़ के आसपास थी, लेकिन चोपड़ा परिवार के पास भी 5 खोखे का लिक्विड फंड नहीं था। एक खोखे का मतलब 1 करोड़ होता है। चोपड़ा परिवार की नेटवर्क में 40% हिस्सा तो उनकी कंपनी के शेयर दे रहे थे। अगर 80 करोड़ में से 40% घटा दिया जाए तो 48 करोड़ बचते हैं, और इस 48 करोड़ में भी चोपड़ा परिवार की प्रॉपर्टी और एसेट्स सभी मिले हुए थे, जिस वजह से चोपड़ा परिवार के पास 5 करोड़ कैश नहीं थे। और जब रंजीत चोपड़ा ये सुनते हैं कि अगर उन्होंने आदर्श वर्मा को 5 करोड़ नहीं दिए तो वह उन्हें मार देगा, ये सुनकर तो रंजीत चोपड़ा का पूरा शरीर कांपने लग गया था। रंजीत चोपड़ा को अच्छे से पता था कि जो इंसान रंजीत राणा को इतनी आसानी से हरा सकता है वह उसे बड़े ही आराम से मार सकता है और सबूत तक भी मिटा सकता है। रंजीत चोपड़ा समझ गया था, अगर उसने आदर्श वर्मा को 5 करोड़ नहीं दिए तो वह आज जान से मारा जाएगा। वह तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन करके अपने बैंक अकाउंट में पैसे पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में 3 करोड़ हैं। रंजीत चोपड़ा इधर उधर से जुगाड़ लगाते हुए अपने पास 1 करोड़ का और जुगाड़ कर लेता है, लेकिन अभी भी उसे 1 करोड़ की कमी पड़ रही थी। रंजीत चोपड़ा कुछ सोचते हुए आदर्श वर्मा की तरफ देखता है और उससे लगभग भीख मांगते हुए कहता है, सर, मेरे अकाउंट में सिर्फ 3 करोड़ हैं और 1 करोड़ का मैं कहीं से जुगाड़ किया है, लेकिन अभी भी 1 करोड़ की कमी आ रही है। रंजीत चोपड़ा आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आदर्श वर्मा उसे अपनी ठंडी निगाहों से घूरने लग जाता है। रंजीत चोपड़ा आदर्श वर्मा की नजरों से काफी ज्यादा डर गया था। वह तुरंत अपनी आगे की बात बताते हुए कहता है, सर, भले ही मेरे पास 1 करोड़ की कमी है, लेकिन मेरे पास मतानहल गांव में 2 खेत हैं जिनकी कीमत लगभग 1.5 से 2 करोड़ है। आप चाहें तो मैं उनको भी आपके नाम कर सकता हूं। रंजीत चोपड़ा की इस बात को सुनने के बाद आदर्श वर्मा कुछ सोचने लग जाता है और कुछ देर सोचने के बाद आदर्श वर्मा रंजीत चोपड़ा की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन आज से इस क्लब का ओनर चोपड़ा परिवार नहीं होगा। ये क्लब भी आज से मेरा हो जाएगा। समझ में आई बात? पैसे तो अभी मेरे अकाउंट में भेज दो, लेकिन कल तक खेत और क्लब के पेपर रेडी हो जाने चाहिए। समझ गए? आदर्श वर्मा का दबदबा और रंजीत चोपड़ा की बेबसी। आदर्श वर्मा की बात सुनकर रंजीत चोपड़ा निराश हो जाते हैं। इतना कुछ देने के बाद भी सामने वाले ने उनके क्लब पर नजर डाल ही दी। हालांकि सामने वाले ने अभी सिर्फ एक क्लब के ऊपर ही नजर डाली है। अगर रंजीत चोपड़ा मना करता है तो आदर्श वर्मा उसके पूरे बिजनेस को ही अपने अंडर कर लेगा। पूरे बिजनेस के छीने जाने से बेटर है कि एक क्लब चला जाए। रंजीत चोपड़ा तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, जी सर, मैं समझ गया। इसके बाद रंजीत चोपड़ा तुरंत 4 करोड़ का चेक फाड़कर आदर्श वर्मा को दे देते हैं। चेक हाथ में आने के बाद आदर्श वर्मा उस चेक को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ता है और हिलाते हुए सागर और रवि की तरफ देखता है। सागर और रवि तुरंत आदर्श वर्मा के पास आ जाते हैं। आदर्श वर्मा तुरंत रवि को चेक दे देता है और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, कल इस चेक को मेरे खाते में जमा करवाना। और हाँ, अब से हमें उस गाड़ी में घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर चोपड़ा की गाड़ी अब से हमारी है। जाओ गाड़ी लेकर आओ। रंजीत चोपड़ा आदर्श वर्मा को इस बात से भी मना नहीं करते, क्योंकि उसे पता था कि सामने वाला उसे ऊपर से लेकर नीचे तक नंगा करने की हिम्मत रखता है। सागर तुरंत गाड़ी लेने चला जाता है।
सारा काम करने के बाद आदर्श वर्मा रंजीत राणा के आदमियों की तरफ देखते हुए कहता है, अपने बॉस को लेकर जल्दी निकलो यहाँ से। अगर किसी ने इसको इस हालत में देख लिया तो 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। और हाँ, किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि रंजीत राणा किसी के लिए काम करता है। और अगर किसी ने थोड़ा सा भी होशियार बनने की कोशिश की ना, तो उसकी जान लेने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। तुम सब किन किन कामों में इन्वॉल्व रहते हो और तुम्हारे कौन से धंधे कहाँ पर चल रहे हैं, इन सब की भी डिटेल कल तक रवि और सागर के पास पहुंच जानी चाहिए। वरना आगे जो होगा उन सब के जिम्मेदार तुम सब होगे। और अपने सभी आदमियों को मेरे बारे में बता देना, ताकि आगे से मेरे काम के बीच में ना आ सकें। अगर ऐसा होता है तो उनको नरक भेजने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। आदर्श वर्मा की आवाज में इस समय कोई भी इमोशन नहीं था। वहां पर मौजूद रंजीत राणा का हर आदमी आदर्श वर्मा की बात के पीछे के मतलब को अच्छे से समझ पा रहा था। आदर्श वर्मा की बात ने उन सभी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी थी। वहां पर मौजूद हर आदमी को अच्छे से पता था कि यह 20 साल का लड़का कितना ज्यादा ताकतवर है। वहां पर मौजूद कोई भी आदमी आदर्श वर्मा की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह सभी तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ में जवाब देते हैं। उन सभी से बात करने के बाद सागर गाड़ी लेकर आ गया था। रवि तुरंत गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा आदर्श वर्मा के लिए खोल देता है। आदर्श वर्मा के बैठने के बाद रवि भी आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। आदर्श वर्मा के जाने के बाद रंजीत राणा के सभी आदमी एक गहरी सांस छोड़ते हैं। लेकिन वहीं आदर्श वर्मा के जाने के बाद रंजीत चोपड़ा अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी पकड़ से उनका बेटा भी छूट गया था। लेकिन रंजीत चोपड़ा गुस्से से आदर्श वर्मा की जाती हुई गाड़ी को देख रहे थे। आदर्श वर्मा की आवाज में इस समय कोई भी इमोशन नहीं था। वहां पर मौजूद रंजीत राणा का हर आदमी आदर्श वर्मा की बात के पीछे के मतलब को अच्छे से समझ पा रहा था। आदर्श वर्मा की बात ने उन सभी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी थी। वहां पर मौजूद हर आदमी को अच्छे से पता था कि यह 20 साल का लड़का कितना ज्यादा ताकतवर है। वहां पर मौजूद कोई भी आदमी आदर्श वर्मा की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह सभी तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ में जवाब देते हैं। उन सभी से बात करने के बाद सागर गाड़ी लेकर आ गया था। रवि तुरंत गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा आदर्श वर्मा के लिए खोल देता है। आदर्श वर्मा के बैठने के बाद रवि भी आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। आदर्श वर्मा के जाने के बाद रंजीत राणा के सभी आदमी एक गहरी सांस छोड़ते हैं। लेकिन वहीं आदर्श वर्मा के जाने के बाद रंजीत चोपड़ा अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी पकड़ से उनका बेटा भी छूट गया था। लेकिन रंजीत चोपड़ा गुस्से से आदर्श वर्मा की जाती हुई गाड़ी को देख रहे थे। उनकी आंखों में आदर्श वर्मा के लिए जो गुस्सा था वह साफ दिखाई दे रहा था। आदर्श वर्मा के जाने के बाद रंजीत चोपड़ा चीखते हुए कहते हैं, आदर्श वर्मा, तूने ना चाहते हुए भी अपने लिए एक दुश्मन पैदा कर लिया है। तूने मुझे जिंदा छोड़कर अपनी बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तू मुझे जान से मार देता तो तू जिंदा बच जाता, लेकिन अब नहीं बचेगा तू। रंजीत चोपड़ा गुस्से में इतना पागल हो गया था कि वह अनाप शनाप बकने लग गया था। लेकिन शायद रंजीत चोपड़ा ये भूल गया था कि यहाँ पर उसके अलावा भी कोई और है। और वह व्यक्ति था रंजीत राणा। रंजीत राणा आदर्श वर्मा की ताकत और उसकी नॉलेज देखकर अब उसके लिए काम करने के लिए बिल्कुल सच्चे मन से तैयार था। रंजीत राणा अब आदर्श वर्मा के लिए वफादार रहना चाहता था। भले ही रंजीत राणा जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन रंजीत चोपड़ा की पूरी बात सुनने के बाद रंजीत राणा अपने आदमियों को देखते हुए उन्हें ऑर्डर देता है, अरे कम भक्तों, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और इस रंजीत चोपड़ा को बताओ कि वह किसकी तरफ अपनी आंख उठाने की कोशिश कर रहा है। मास्टर आदर्श वर्मा तक पहुंचने से पहले इसे रंजीत राणा से होकर गुजरना होगा। मास्टर आदर्श वर्मा ने तो सिर्फ इसे एक छोटी सी सजा दी थी, लेकिन शायद इसको मास्टर आदर्श वर्मा ने जिंदा छोड़ दिया। ये बात अब इसे पच नहीं रही है। लगता है ये सच में मौत देखना चाहता है। जाओ इस रंजीत चोपड़ा को इसकी औकात दिखाओ और इसके पूरे बिजनेस और इसकी पूरी प्रॉपर्टी पर साइन लेकर इसे जान से मार दो। इसके पूरे बिजनेस और प्रॉपर्टी को देखकर मैं मास्टर आदर्श वर्मा की गुड बुक्स में आना चाहता हूँ। और अगर किसी ने भी अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं खुद उसके सिर में 6 की 6 गोली उतार दूंगा। रंजीत चोपड़ा का अंत और यश चोपड़ा का भी। रंजीत राणा के आदमी जब रंजीत राणा की बात सुनते हैं
तो वह समझ गए थे कि रंजीत राणा ने अब सच में उस लड़के को अपना मास्टर मान लिया है। रंजीत राणा के आदमी भी खुश थे कि उनके साथ ऐसा आदमी है जो काफी ज्यादा ताकतवर है। उन सभी को अच्छे से पता था कि रंजीत राणा अगर आज हाँ नहीं भरता तो यहाँ पर रंजीत राणा जान से मरा हुआ होता। उन सभी के दिलों में भी आदर्श वर्मा के प्रति कहीं न कहीं खौफ था। हालांकि उन्हें ये तो नहीं पता था कि आदर्श वर्मा कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जो इंसान रंजीत राणा जैसे ताकतवर गुंडे को एक मुक्के में धूल चटा सकता है, वह सच में काफी ताकतवर होगा। वह सभी भी आदर्श वर्मा की गुड बुक्स में आना चाहते थे। इसलिए रंजीत राणा का ऑर्डर मिलने के तुरंत बाद उसके सभी आदमी रंजीत चोपड़ा के पास जाते हैं। रंजीत चोपड़ा जब रंजीत राणा के आदमियों को अपने पास देखता है तो वह काफी ज्यादा डर जाता है। उसने अभी अभी ही रंजीत राणा का ऑर्डर सुना था। वह अपने आप को कोस रहा था। अगर आज वह चुपचाप शांति से इस हालत को अपना लेता तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला था जो अभी होने वाला है। उसे अच्छे से पता था कि अब इन सब के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी वह अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहता है, रंजीत भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से गलती से निकल गई थी। अगर आपको मेरा बिजनेस चाहिए तो मैं आपको अपना पूरा बिजनेस देने को तैयार हूं। लेकिन प्लीज मुझे जान से मत मारना। अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देते हैं तो मैं अपना सब कुछ आपको देकर यहाँ से चला जाऊंगा और कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। बस मुझे जिंदा छोड़ दीजिए रंजीत भाई। रंजीत राणा के आदमी रंजीत चोपड़ा की इस बात को सुनने के बाद रुक गए थे और रंजीत राणा की तरफ देख रहे थे। वह ये देखना चाहते थे कि कहीं रंजीत चोपड़ा की बात सुनकर रंजीत राणा अपना मन तो नहीं बदल लेगा। रंजीत राणा को रंजीत चोपड़ा की आवाज सुनाई दी थी। हालांकि आज से पहले अगर रंजीत चोपड़ा उसको यह ऑफर देता तो रंजीत राणा इस ऑफर को हंसते हंसते मान लेता। लेकिन इस समय बात अलग थी। रंजीत राणा को अच्छे से पता था कि अगर वह रंजीत चोपड़ा की बात मान लेता है, भले ही उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आ जाए, करोड़ का बिजनेस आ जाए, लेकिन आदर्श वर्मा उसे जान से मार देगा। और फिर इस बिजनेस और प्रॉपर्टी का क्या वह आचार डालेगा। इसीलिए रंजीत राणा अब रंजीत चोपड़ा के इस ऑफर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और जब वह ये देखता है कि उसके आदमी रुक गए हैं तो वह दोबारा से गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, बेवकूफों, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने मास्टर आदर्श वर्मा के लिए वफादार रहने का वादा किया है? क्या इसकी कुछ करोड़ की प्रॉपर्टी रंजीत राणा की वफादारी खरीद सकती है? नहीं, मैं मास्टर आदर्श वर्मा के लिए वफादार था और वफादार रहूंगा। लेकिन अब तो इस रंजीत चोपड़ा को और बुरी तरह से पीटना। इसने मुझे यानी कि रंजीत राणा को खरीदने की कोशिश की है। रंजीत राणा भले ही इस समय बुरी तरह से जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसका रुतबा अभी भी कम नहीं हुआ था। और वैसे भी रंजीत राणा के लिए रंजीत चोपड़ा जैसे बिजनेसमैन ज्यादा बड़ी तोप नहीं थे। वह अपनी इस हालत में भी मतानहल को हिलाने की ताकत रखता था। हालांकि रंजीत चोपड़ा भी कोई कम ताकतवर नहीं था, लेकिन इस समय वहां पर वह अकेला था। उसके साथ ना ही उसके कोई बॉडीगार्ड थे और ना ही उसके बिजनेस पार्टनर। इसीलिए इस समय उससे डील करना रंजीत राणा के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। वहीं रंजीत राणा का ऑर्डर सुनने के बाद उसके सभी आदमी अपने हाथों को चटकाने लग जाते हैं और अगले ही पल पार्किंग के सामने तेज दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। मात्र 5 मिनट के अंदर ही रंजीत चोपड़ा की हालत उसके बेटे से भी ज्यादा बुरी हो गई थी। रंजीत राणा के आदमियों ने उसे पीट पीट कर लगभग मौत के दरवाजे के सामने ला दिया था। रंजीत चोपड़ा इस समय जमीन पर पड़ा दर्द में कराह रहा था। उसे अपने शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं हिला सकता था। रंजीत राणा के आदमियों ने रंजीत चोपड़ा को काफी बेरहमी से मारा था। इसके बाद रंजीत राणा के कुछ आदमी रंजीत राणा को सपोर्ट करते हुए गाड़ी में बैठाते हैं और रंजीत चोपड़ा और उसके बेटे को भी अपनी गाड़ियों में घेर कर ले जाते हैं। अपने अड्डे पर ले जाने के बाद रंजीत राणा के आदमी रंजीत चोपड़ा को टॉर्चर करते हुए उसके सभी बिजनेस, प्रॉपर्टी और सारी चीजों के बारे में सच सच उगलवा लेते हैं। और फिर काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद रंजीत चोपड़ा अपने पूरे बिजनेस, प्रॉपर्टी और सभी असेट्स को लीगली आदर्श वर्मा को ट्रांसफर कर देता है। हालांकि इस बारे में आदर्श वर्मा को कुछ नहीं पता था। रंजीत चोपड़ा के सभी पेपर्स पर साइन होने के बाद रंजीत राणा खुद रंजीत चोपड़ा को गोली मारकर हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। रंजीत राणा जब उसके बेटे यश चोपड़ा को होश में लाकर उससे पूछता है कि आदर्श वर्मा ने उसे क्यों मारा,
तो वह भी उसे सब सच सच बता देता है। जब रंजीत राणा सुनता है कि यश चोपड़ा आदर्श वर्मा की बहन का पीछा कर रहा था और उसके साथ कुछ गलत संबंध बनाना चाहता था, इसे सुनकर रंजीत राणा के चेहरे पर जो गुस्सा आया था, उसे देखकर रंजीत राणा के आदमी भी डर गए थे। अगले ही पल रंजीत राणा अपने हाथ में मौजूद बंदूक में बची हुई सारी गोलियों को यश चोपड़ा के भेजे में उतार देता है। बैंग 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 बैंग। उस इलाके में एक के बाद एक 5 बार गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और यश चोपड़ा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आदर्श वर्मा की वापसी और आने वाले बदलाव। वहीं आदर्श वर्मा की गाड़ी उसकी घर की गली के सामने आकर रुकती है। रवि तुरंत उतरते हुए आदर्श वर्मा के लिए पीछे का दरवाजा खोलता है। उतरने के बाद आदर्श वर्मा रवि को ऑर्डर देते हुए कहता है, कल सुबह 8 बजे मुझे गांव के मुख्य मार्ग पर मिलना। आदर्श वर्मा की बात सुनकर रवि तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, जी मास्टर। रवि और सागर ने भी आदर्श वर्मा की ताकत का नज़ारा देखकर उसे इज्जत देना शुरू कर दिया था, क्योंकि आदर्श वर्मा ने जो ताकत दिखाई थी, वह सिर्फ एक मास्टर के पास ही हो सकती है। वह बॉस उस इंसान को कह सकते हैं, जिस इंसान के लिए वह काम करते हैं। लेकिन एक मास्टर उसी इंसान को कहा जा सकता है, जिसकी लोग दिल से इज्जत करते हों। रवि और सागर ने बहुत से लोकल गुंडे देखे थे, और एक बार तो प्रभु भाई के आदमियों ने मिलकर इन सभी लोकल गुंडों को अपने अंडर लेने के बारे में सोचा भी था। लेकिन फिर जब सभी लोकल गुंडों की लिस्ट निकाली गई, तो प्रभु भाई ने सभी लोगों को ये करने के लिए मना कर दिया था। और प्रभु भाई के मना करने का कारण यही रंजीत राणा था। प्रभु भाई ने उस समय बताया था कि रंजीत राणा और उसके गुरु एक ही थे। हालांकि रंजीत राणा प्रभु भाई से काफी कमजोर था, लेकिन रंजीत राणा इतना कमजोर भी नहीं था कि प्रभु भाई जैसा झज्जर का डॉन भी डायरेक्ट रंजीत राणा से भिड़ने की हिम्मत करे। प्रभु भाई ने उनको ये बताया था कि रंजीत काफी तेज और सटीक निर्णय लेने वालों में से एक है, और अगर रंजीत चाहे तो वह झज्जर के अंदर आने वाली 5 तहसीलों में से 2-3 तहसीलों पर अपनी हुकूमत कायम कर सकता था। लेकिन रंजीत राणा इस तरह से अपना विस्तार करके प्रभु भाई की नजरों में नहीं आना चाहता था। रंजीत राणा सिर्फ अपने काम से ही काम रख रहा था, और इसी वजह से ही प्रभु भाई भी रंजीत के काम के बीच में नहीं आए। दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं थे, तो दुश्मन भी नहीं थे। लेकिन कहीं न कहीं रंजीत राणा को लगता था कि वह प्रभु भाई के जितना ताकतवर नहीं है, जो प्रभु भाई से मुकाबला कर सके। इसी कारण ही रंजीत राणा अपना विस्तार नहीं कर रहा था, और इस तहसील पर अपनी हुकूमत जमाए हुए था। उनको ऑर्डर देने के बाद आदर्श वर्मा अपने घर पर चला गया था, और वह दोनों भी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए थे। आदर्श वर्मा को नहीं पता था कि अगला दिन उसके लिए क्या मोड़ लेकर आने वाला है। भले ही आदर्श वर्मा रात को लेट सोया था, लेकिन अगले दिन वह सुबह 3:30 बजे उठ गया था। आदर्श वर्मा सुबह उठकर 5 बजे तक मेडिटेशन करता है, और 5 से 7 तक अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता है। 2 घंटे के अंदर ही आदर्श वर्मा की पूरी बॉडी पंप हो गई थी, और उसके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। अपने घर की छत पर ट्रेनिंग करने के बाद आज आदर्श वर्मा इतना समझ गया था, वह अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग छत पर नहीं कर पाएगा। आदर्श वर्मा ने आज जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की थी, वह बिल्कुल बेसिक थी। लेकिन उसकी बेसिक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से ही हवा कट रही थी, और उसके हर मूव से हवा में शॉक वेव पैदा हो रही थी। आदर्श वर्मा इस समय सिर्फ लोअर और शूज में था। आदर्श वर्मा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी पीठ पर एक ट्राइबल टैटू है। उसकी पीठ पर यह ट्राइबल टैटू सच में काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। ये ट्राइबल टैटू वी शेप में था। आदर्श वर्मा जैसे जैसे अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, ये टैटू और ज्यादा चमकदार और प्रदीप्त कर रहा था। अपनी ट्रेनिंग करने के बाद आदर्श वर्मा नहा धोकर नीचे आता है, और खाना खाने के बाद अपनी मम्मी को झूठ बोलते हुए कहता है, मम्मी, तुझे पता है कल रात को क्या हुआ? अचानक से आदर्श वर्मा की यह बात सुनकर उसकी मम्मी मीरा अपना काम छोड़कर उससे पूछती है, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, तू ही बता दे। जिस पर आदर्श वर्मा अपनी लंबी चौड़ी मुस्कान लिए अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, कल जब मैं एटीएम की सुरक्षा में काम कर रहा था ना, तब वहां पर एक बहुत बड़ा आदमी आया था। उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे। जब मैंने उसके सवालों का जवाब दे दिया, तो उसने मुझे आज एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मम्मी, अगर उस कंपनी में मेरी नौकरी लग गई ना, तो हमारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। मैं तुझे यही बताना चाहता था। मैंने नौकरी लगने से पहले तुझे सिर्फ इसलिए बताया
क्योंकि एक तू ही है जो मुझसे बिना स्वार्थ का प्यार करती है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अगर लेट हो गया तो क्या पता इंटरव्यू ही ना ले। अपनी मम्मी को ये झूठी कहानी बताते हुए आदर्श वर्मा मन में तो काफी गिल्टी महसूस कर रहा था, लेकिन वह अपनी मम्मी को सब सच भी नहीं बता सकता था कि वह अब किस लाइन में घुस चुका है। वहीं आदर्श वर्मा की बात सुनकर उसकी मम्मी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वह इस समय काफी ज्यादा खुश थीं। लेकिन अगले ही पल वह अचानक से आदर्श वर्मा को जाने से रोक लेती हैं। आदर्श वर्मा ने अब मतानहल में अपना दबदबा पूरी तरह से कायम कर लिया है और रंजीत चोपड़ा तथा यश चोपड़ा का अंत कर दिया है। रंजीत राणा अब उसका वफादार बन गया है। अब देखना यह है कि आदर्श वर्मा अपनी मां से क्या झूठ बोलता है और उसकी मां उसे क्यों रोकती है। कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां आदर्श वर्मा का निजी जीवन और उसके आपराधिक मंसूबे आपस में जुड़ते दिख रहे हैं। अपनी मम्मी को ये झूठी कहानी बताते हुए आदर्श वर्मा मन में तो काफी गिल्टी महसूस कर रहा था, लेकिन वह अपनी मम्मी को सब सच भी नहीं बता सकता था कि वह अब किस लाइन में घुस चुका है। वहीं आदर्श वर्मा की बात सुनकर उसकी मम्मी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वह इस समय काफी ज्यादा खुश थीं। लेकिन अगले ही पल वह अचानक से आदर्श वर्मा को जाने से रोक लेती हैं। आदर्श वर्मा रुकना जरा। अपनी मम्मी की आवाज सुनकर आदर्श वर्मा तुरंत रुक जाता है। वह इस समय अपनी मां की आवाज को सुनकर घबरा गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मम्मी ने उसके झूठ को पकड़ लिया है। वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान के साथ पलटता है और अपनी मम्मी से पूछता है, क्या हुआ मम्मी, आपने मुझे अचानक से क्यों रोक लिया। वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ अपनी मम्मी से यह सवाल पूछता है। आदर्श वर्मा के इस सवाल को सुनने के बाद उसकी मम्मी उसके पास आती हैं और उसके सर के साइड में अपनी 4 उंगली टच करती हैं और उसको पुश करते हुए कहती हैं, बुद्धू लड़के, तू किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है तो कम से कम दही चीनी तो खाकर जा। 2 मिनट रुक, अभी लेकर आती हूँ। अपनी मम्मी की इस बात को सुनकर आदर्श वर्मा की झूठी मुस्कान हंसी में बदल गई थी और वह गहरी सांस छोड़ते हुए मन ही मन कहता है, शुक्र है बच गया। लेकिन मैं ऐसे तो हमेशा अपनी मम्मी को झूठ नहीं बोल सकता। जल्द ही मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। अपने मन में यह बातें कहते हुए आदर्श वर्मा वहीं खड़ा रहता है। वहीं अपनी बात कहने के बाद आदर्श वर्मा की मम्मी मीरा रसोई के अंदर चली जाती हैं और थोड़ी देर में अपने हाथ में एक कटोरी और चम्मच लेकर आती हैं। कटोरी के अंदर दही चीनी थी। आदर्श वर्मा की मम्मी मीरा आदर्श वर्मा को दही चीनी खिलाते हुए कहती हैं, भगवान मेरे बेटे पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और आज तू जिस काम को करने जा रहा है उसमें तू कामयाब हो जाए। दही चीनी खाने के बाद आदर्श वर्मा अपनी मम्मी के पैर छूता है और घर से निकल जाता है। आज भी उसके गांव में आदर्श वर्मा को सभी लोग किसी अपराधी की तरह देखते हैं। उससे कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। सभी लोग उसको देखकर अजीब सा चेहरा बनाकर साइड हो जाते थे। हालांकि आदर्श वर्मा को इनसे कोई मतलब नहीं था। आदर्श वर्मा भी उन सभी को नजरअंदाज करते हुए गांव के अड्डे की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर में आदर्श वर्मा गांव के अड्डे पर पहुंच जाता है। हालांकि अड्डे पर 4-5 लोग खड़े थे जो बस का इंतजार कर रहे थे और जब वह सभी आदर्श वर्मा को देखते हैं तो सभी उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन आदर्श वर्मा इन सभी को नजरअंदाज करता है और अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज करता है। आदर्श वर्मा का शानदार प्रवेश। आदर्श वर्मा के मैसेज करने के 2 मिनट बाद ही वहां पर एक नीले रंग की मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन आकर रुकती है। अड्डे पर खड़े मौजूद सभी लोग इतनी महंगी गाड़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन सभी को अच्छे से पता था कि इन महंगी गाड़ियों में बैठने वाले लोग कितने ज्यादा अमीर और ताकतवर होते हैं। वह गाड़ी आदर्श वर्मा के सामने जाकर रुकी थी। उन सभी को यही लग रहा था कि अंदर बैठा व्यक्ति शायद कहीं का रास्ता पूछेगा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सब हैरान थे। ड्राइवर के साइड वाले दरवाजे को खोलकर एक 30-32 साल का इंसान उतरता है और आदर्श वर्मा के लिए पीछे वाला दरवाजा खोल देता है। वहीं आदर्श वर्मा तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वह इंसान भी दोबारा गाड़ी में बैठ जाता है और वह गाड़ी वहां से निकल जाती है। इस दृश्य को देखकर वहां पर खड़े गांव के लोगों के चेहरे हैरानी में खुले हुए थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव में सभी लोग जिसे अपराधी कहते हैं वह इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने की औकात भी रखता है।
वहीं गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आदर्श वर्मा तुरंत रवि को ऑर्डर देते हुए कहता है, गाड़ी को तुरंत रंजीत चोपड़ा के ऑफिस की तरफ ले लो। आदर्श वर्मा का ऑर्डर सुनने रवि कहता है, जी मास्टर। इतना कहने के बाद रवि गाड़ी को रंजीत चोपड़ा के ऑफिस की तरफ ले लेता है। लेकिन रवि अगले ही पल आदर्श वर्मा को एक फाइल देते हुए कहता है, मास्टर, कल रात रंजीत राणा के आदमियों ने रंजीत चोपड़ा और उसके बेटे यश चोपड़ा को जान से मार दिया। इस बारे में हमें उनसे कल रात को ही रिपोर्ट मिल गई थी, लेकिन हमने आपको उस समय डिस्टर्ब करने के बारे में नहीं सोचा। और रंजीत राणा के आदमियों ने रंजीत चोपड़ा को जान से इसलिए मारा क्योंकि वह आपके खिलाफ कुछ करने वाला था। इसी वजह से कल रात से ही चोपड़ा परिवार में हलचल मची हुई है। और मैंने जो आपको फाइल दी है, इस फाइल में चोपड़ा परिवार की सभी प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर हैं। और पीछे वाले पेपर्स में कौन सा प्रोजेक्ट इस समय कहां पर चल रहा है और कितना पूरा हो गया, उसकी पूरी डिटेल है। कुल मिलाकर उसके पास जो कुछ भी था, सभी इन पेपर्स में है। उसकी कंपनी में उसके पास 40% शेयर थे, वह भी आपके नाम हो चुके हैं। हालांकि उसके अलावा कंपनी में 3 और शेयर होल्डर हैं, जो 20-20% की इक्विटी लिए बैठे हैं। रंजीत चोपड़ा के मरने की खबर इस समय न्यूज में भी आ चुकी है, जिस वजह से उनको भी पता चल चुका है, और वह पहले से ही रंजीत चोपड़ा के ऑफिस में आ चुके हैं। अगर आप कंपनी के ये 40% शेयर बेच देते हैं, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन 40% शेयर की कीमत 120 करोड़ है। रंजीत चोपड़ा के नाम पर जो था, अब वह सब कुछ आपके नाम पर हो चुका है। उनकी वैल्यू के हिसाब से आपके पास 40 से 45 करोड़ हैं, जिनमें से 35 करोड़ की तो जमीन है। और जिस विला में चोपड़ा परिवार रहता है, वह भी आपके नाम हो चुका है। उस घर की कीमत लगभग 1 करोड़ है। चोपड़ा परिवार का बिजनेस झज्जर के साथ साथ रोहतक में भी फैला हुआ है। आदर्श वर्मा का बिजनेस प्लान और नियुक्तियां। रवि की सारी बात सुनने के बाद आदर्श वर्मा गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैंने उसे और उसके बेटे को छोड़कर अच्छा जीवन दान दिया था। लेकिन वह कहते हैं ना, लोगों को अच्छाई ज्यादा अच्छी नहीं लगती, भुगतो अब उसका परिणाम। वैसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रंजीत राणा मेरे लिए इतना वफादार हो जाएगा। खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या, मेरे लिए तो अच्छी बात है। और बात रही बिजनेस की, तो मुझे बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। रवि, तुम उसके बिजनेस को शायद अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे, इसीलिए आज से तुम चोपड़ा परिवार के पूरे बिजनेस को देखोगे। और अगर तुम्हें किसी की जरूरत पड़े तो तुम बिना पूछे किसी की भी मदद ले सकते हो। लेकिन अगर मैटर कुछ ज्यादा सीरियस होगा, तो तुम मुझसे बात किए बिना कुछ भी नहीं करोगे। आदर्श वर्मा की बात सुनकर रवि काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदर्श वर्मा उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देगा। आदर्श वर्मा ने रवि को बिजनेस इसीलिए सौंपा था क्योंकि उसने इन 2-3 दिनों में ही देख लिया था कि रवि का दिमाग बिजनेस में काफी तेज चलता है। अगर उसे कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, तो वह और अच्छी तरह से निखर सकता है और इस पूरे बिजनेस को अकेला अपने दम पर चला सकता है। और रही बात सागर की, तो सागर रवि से काफी अलग था। वह थोड़ा गर्म दिमाग का था। जहां रवि सोच समझकर शांति से फैसला लेता था, वहीं सागर की बुद्धि सटक जाती थी और वह सीधा थप्पड़ चट्टू से ही काम करता था। आदर्श वर्मा ने सागर के लिए अभी कुछ नहीं सोच रखा था। उसका मानना था कि जिसको जो काम पसंद हो, उसको उसी फील्ड में रखना चाहिए। उसने रवि के टैलेंट को पहचाना और उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी। आदर्श वर्मा काफी देर के लिए सागर के बारे में सोचता है और थोड़ी देर सोचने के बाद आदर्श वर्मा सागर की तरफ देखते हुए कहता है, सागर, मैं तुम्हें हमारे पूरे बिजनेस का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाता हूं। हमारे पास जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, तुम उन सभी को अच्छे से ट्रेनिंग दोगे। और इनसे अलग तुम्हारी नज़र हमारे बिजनेस के सभी कॉम्पिटिटर्स की तरफ होगी। अगर कोई हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करे, तो तुम्हें पूरी छूट है कि तुम उस मामले को अपनी तरह से हैंडल कर सकते हो। बस शर्त यह है कि तुम सामने वाले को जान से नहीं मारोगे। सागर, जो अभी गाड़ी चला रहा था, आदर्श वर्मा की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह यही चाहता था कि उसे कुछ ऐसा काम मिले जिसको करने में उसे मजा आए। हालांकि सागर को अच्छे से पता था कि आदर्श वर्मा ने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। सागर और रवि दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिला देते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि प्रभु भाई के लिए काम करते हुए भी उन्हें कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी।
वह अच्छे से समझ गए थे कि उन दोनों ने आदर्श वर्मा के लिए काम करने का जो फैसला लिया है वह एकदम सही है। नए मालिक का ऑफिस में आगमन। तकरीबन 20 मिनट के बाद गाड़ी एक 5 मंजिला बिल्डिंग के पास आ जाती है। उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी में खड़ा गार्ड जब उस गाड़ी को देखता है तो वह तुरंत सलाम ठोकते हुए बिल्डिंग का दरवाजा खोल देता है। गाड़ी तुरंत बिल्डिंग के सामने जाकर रुकती है और उसके अंदर से तुरंत रवि निकलता है और आदर्श वर्मा के लिए दरवाजा खोल देता है। सागर भी तुरंत गाड़ी से नीचे उतरकर बिल्डिंग के सामने खड़े गार्ड को चाबी दे देता है और आदर्श वर्मा के साथ बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। जब वह गार्ड अपने बॉस की गाड़ी के अंदर से किसी दूसरे इंसान को उतरते देखता है तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन सामने वाले के रुतबे को देखकर वह कुछ नहीं पूछता और गाड़ी को पार्किंग की तरफ लगाने लग जाता है। बिल्डिंग के अंदर सभी एम्प्लॉय अपना काम कर रहे थे और बहुत से झुंड बनाकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनमें से बहुतों ने ये सुना था कि रंजीत चोपड़ा की मौत हो गई है, इसीलिए सभी लोग इकट्ठा होकर इस बारे में बात कर रहे थे। अचानक से आदर्श वर्मा के बिल्डिंग के अंदर आने से सभी लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है। आदर्श वर्मा ने घुटनों तक सफेद रंग का कुर्ता और बीडी मोरी वाला सफेद रंग का पजामा पहन रखा था और पैरों में चाम की जूती पहन रखी थी। आदर्श वर्मा ने कुर्ते की बाजू को ऊपर चढ़ा रखा था, जिस वजह से उसके कटे हुए मस्कुलर फोरआर्म्स काफी आकर्षक लग रहे थे। ये कुर्ता पजामा भी आदर्श वर्मा की फिटिंग का था, जिस वजह से आदर्श वर्मा आकर्षक लग रहा था। आदर्श वर्मा को देखकर सभी लोग आपस में बात करने लग गए थे, लेकिन आदर्श वर्मा सभी को नजरअंदाज करते हुए सीधा ऊपर मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगता है। आदर्श वर्मा को ऊपर की तरफ जाते देखकर सभी हैरान थे। वहां पर मौजूद एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय कमेंट करते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि यह इंसान भी हमारे शेयर होल्डर में से कोई एक है। उस एम्प्लॉय की बात सुन दूसरा एम्प्लॉय भी कमेंट करते हुए कहता है, क्या तू पागल हो गया है क्या? वह हमारी कंपनी के शेयर होल्डर में से कोई होगा। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वह होता तो कम से कम वह बिजनेस सूट में होता और उसके कपड़े भी ब्रांडेड होते, लेकिन उसने तो एक सामान्य 60 रुपए प्रति मीटर मिलने वाले कपड़े से अपना कुर्ता पजामा बनवा रखा है। मैं मान ही नहीं सकता वह हमारी कंपनी के शेयर होल्डर में से कोई होगा। जहां पर पुरुष एम्प्लॉय कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, वहीं एक महिला आदर्श वर्मा को देखकर कमेंट करती है, वाह यार, ये कितना ज्यादा हॉट और हैंडसम है। पूरी फिटिंग में इसका कुर्ता पजामा, हाय रब्बा, और इसके फोर आर्म्स कितने ज्यादा आकर्षक हैं। मैं तो गुड़ खा के मर जाऊं। जिस पर दूसरी एम्प्लॉय कहती है, यार काश ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड होता। ये लड़का वापस आएगा जब तो मैं इससे पूछ ही लूंगी, क्या यह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। उस लड़की की बात सुन कोई तीसरी एम्प्लॉय कहती है, देखने से तो ये 20-21 साल का लग रहा है और यह इतना ज्यादा हैंडसम है, मुझे नहीं लगता कि यह अब तक सिंगल होगा। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ, पक्का इस लड़के की 2-3 गर्लफ्रेंड होंगी और मैंने इस लड़के को आज तक कभी भी अपने ऑफिस में नहीं देखा। पक्का ये लड़का हमारे किसी शेयर होल्डर का बेटा होगा। ऑफिस में कुछ देर में सभी लोग आदर्श वर्मा के बारे में बात करने लग गए थे। वहीं आदर्श वर्मा लिफ्ट से सीधा 5वें फ्लोर पर आता है। इस 5वें फ्लोर पर सिर्फ चेयरमैन, सीईओ, शेयर होल्डर और बोर्ड मीटिंग के लिए एक मीटिंग हॉल बनाया गया था, लेकिन इस 5वें फ्लोर पर एक रिसेप्शन भी था, जहां पर एक महिला असिस्टेंट बैठी हुई थी। आदर्श वर्मा ने अपनी मां से झूठ बोलकर एक नई सुबह की शुरुआत की है, जहां वह अब एक बिजनेस साम्राज्य का मालिक बन चुका है। रवि और सागर को भी उसने उनकी क्षमताओं के अनुसार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। आदर्श वर्मा का कंपनी पर कब्जा। ऑफिस में कुछ ही देर में सभी लोग आदर्श वर्मा के बारे में बात करने लगे थे। वहीं आदर्श वर्मा लिफ्ट से सीधा 5वें फ्लोर पर आता है। इस 5वें फ्लोर पर सिर्फ चेयरमैन, सीईओ, शेयर होल्डर और बोर्ड मीटिंग के लिए एक मीटिंग हॉल बनाया गया था, लेकिन इस 5वें फ्लोर पर एक रिसेप्शन भी था, जहां पर एक महिला असिस्टेंट बैठी हुई थी। आदर्श वर्मा सीधा उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मीटिंग हॉल किस तरफ है? वह रिसेप्शनिस्ट जैसे ही किसी की आवाज सुनती है तो वह तुरंत अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखती है और वह जैसे ही आदर्श वर्मा को देखती है तो वह उसके चेहरे में ही खो जाती है। जब आदर्श वर्मा देखता है कि उसके सवाल पूछने के बाद भी वह लड़की उसको कुछ नहीं बता रही है और अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, आदर्श वर्मा उसके चेहरे के पास अपना हाथ ले जाकर चुटकी बजाता है।
आदर्श वर्मा जैसे ही चुटकी बजाता है तो वह लड़की तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है। वह तुरंत हड़बड़ाते हुए कहती है, जी जी सर। उस लड़की के इस तरह की अजीब हरकत को देखकर आदर्श वर्मा का चेहरा अजीब हो जाता है। लेकिन आदर्श वर्मा अभी भी बड़ी ही शालीनता से उस लड़की से दोबारा पूछता है, मैं पूछ रहा था मीटिंग हॉल किस तरफ है। आदर्श वर्मा जब उस लड़की से दोबारा पूछ रहा था तब वह लड़की आदर्श वर्मा की आंखों को देख रही थी, जो किसी सितारे की तरह चमक रही थी। लेकिन वह लड़की दोबारा से आदर्श वर्मा के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए आदर्श वर्मा के सवाल को सुनने के तुरंत बाद वह उसे जवाब देती है, सर आप आगे से लेफ्ट ले लेना और सेकंड वाला रूम ही मीटिंग हॉल है। लेकिन सर इस समय आप वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर इस समय एक बहुत ही जरूरी मीटिंग हो रही है। वह क्या है ना, आज हमारी कंपनी के चेयरमैन एक्सपायर हो गए हैं। और अब उनके अलावा कंपनी का बॉस कौन बनेगा, इसके लिए ही आज ये बोर्ड मीटिंग हो रही है। वह लड़की काफी ज्यादा बातूनी लग रही थी और वह आदर्श वर्मा के बिना पूछे ही उसको सारी डिटेल दे रही थी। लेकिन आदर्श वर्मा अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के साथ उस लड़की को देखता है और फिर सीधा मीटिंग हॉल की तरफ चला जाता है। जब वह लड़की ये देखती है कि आदर्श वर्मा ने एक झलक उसे ढंग से देखा भी नहीं है, तो उसे अपनी खूबसूरती पर डाउट होने लग जाता है। यह नहीं था कि वह लड़की खूबसूरत नहीं थी, बल्कि वह लड़की तो काफी खूबसूरत थी। उस रिसेप्शनिस्ट ने एक लाल रंग की बॉडी से चिपकी हुई और काफी छोटी बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें उसकी लंबी गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। उस रिसेप्शनिस्ट का फिगर भी काफी ज्यादा आकर्षक था, लेकिन शायद उसके इस शरीर का जादू आदर्श वर्मा पर नहीं चल पाया। जहां वह रिसेप्शनिस्ट इस बारे में सोच रही थी, वहीं कुछ ही देर में आदर्श वर्मा मीटिंग हॉल के बिल्कुल सामने पहुंच गया था। बोर्ड मीटिंग में आदर्श वर्मा का प्रवेश। अगले ही पल आदर्श वर्मा मीटिंग हॉल के दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है। इस समय मीटिंग हॉल में 40 से 45 उम्र के आदमी बैठे हुए थे। इन तीनों के अलावा वहां पर कंपनी की उच्च पद पर मौजूद लोग भी बैठे हुए थे। कुल मिलाकर वहां पर 10 से 12 आदमी बैठे हुए थे और सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि अगला चेयरमैन किसे बनाया जाए। लेकिन अगले ही पल सभी को दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई देती है, तो सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी मीटिंग हॉल में एक 20 साल का लड़का सफेद रंग के कुर्ते पजामे के साथ एंटर करता है। उसके पीछे 30-32 साल के दो इंसान चल रहे थे। अंदर आने के बाद आदर्श वर्मा जब सभी लोगों को देख रहा था, तब वहां पर उसे 3 लोग दिखाई देते हैं, जो बिजनेस सूट में बैठे हुए थे। उन तीनों को देखकर आदर्श वर्मा तुरंत पहचान गया था कि यह तीनों कंपनी के बाकी के शेयर होल्डर हैं। आदर्श वर्मा को वहां पर देखकर तभी उनमें से एक बिजनेस सूट पहने हुए आदमी उठता है और आदर्श वर्मा की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, बच्चे कौन हो तुम? और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। चलो यहाँ से निकलो। तुम्हें पता भी है यहाँ पर कौन आ सकता है? चलो तुरंत निकलो यहाँ से, यहाँ पर एक बहुत जरूरी मीटिंग हो रही है। उस आदमी की बात सुनने के बाद सभी लोग आदर्श वर्मा को अपनी तीखी नजरों से देखने लग जाते हैं। आदर्श वर्मा यहाँ पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उस इंसान की बात सुनने के बाद आदर्श वर्मा सागर की तरफ देखता है और अपनी उंगलियों से एक इशारा करता है। सागर आदर्श वर्मा के इशारे को अच्छे से समझ गया था। वह तुरंत आगे बढ़ता है और उस इंसान के चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। बल्कि सागर यहीं पर ही नहीं रुकता, वह उसे 2-3 थप्पड़ और मारता है और उस आदमी को टेबल के ऊपर दबा देता है। वहां पर मौजूद जब सभी लोग ये दृश्य देखते हैं, तो सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उस लड़के के पीछे मौजूद इंसान इतना ज्यादा ताकतवर होगा। इसके बाद आदर्श वर्मा सभी की तरफ अपनी नजर घुमाते हुए उन्हें देखता है। जब सभी लोग आदर्श वर्मा की नजरों को देखते हैं, तो सभी लोग तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। पूरे मीटिंग हॉल में इस समय सिर्फ एक ही कुर्सी खाली थी और उस पर कोई भी नहीं बैठा था। वह कुर्सी पूरे मीटिंग हॉल की सबसे बड़ी कुर्सी थी। इस कुर्सी पर कंपनी का चेयरमैन, यानी कि रंजीत चोपड़ा बैठता था। आदर्श वर्मा सीधा उस कुर्सी के पास जाता है और उसे पीछे खींचकर उसके ऊपर बैठ जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोग जब ये दृश्य देखते हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह आदर्श वर्मा को कुछ नहीं कहते। आदर्श वर्मा, नया चेयरमैन।
वहीं आदर्श वर्मा उस कुर्सी पर बैठने के बाद रवि से एक पेपर लेता है और सामने की तरफ फेंक देता है। वहां पर मौजूद जब सभी लोगों की नजर उस पेपर पर पड़ी तो सभी काफी ज्यादा हैरान थे। बाकी दोनों बिजनेस सूट में मौजूद इंसान एक बार उस पेपर की तरफ देखते तो एक बार आदर्श वर्मा की तरफ देखते। तभी उनमें से एक बिजनेस सूट वाला इंसान उस पेपर को उठा लेता है और उसे पढ़ने लग जाता है। और जैसे ही वह इंसान उस पूरे पेपर को पढ़ता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पूरे पेपर को पढ़ने के बाद वह इंसान आदर्श वर्मा की तरफ देखने लग गया था। वहां पर बैठे जब बाकी लोगों ने इस दृश्य को देखा तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें नहीं पता था आखिर उस पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके बाद तो एक एक करके सभी लोग उस पेपर को पढ़ने लग गए थे। लेकिन जैसे जैसे लोग उस पेपर को पढ़ते जा रहे थे उन सभी का रिएक्शन भी पहले वाले इंसान के जैसा ही हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस पेपर में साफ साफ ये लिखा हुआ था, आज से इस कंपनी का अध्यक्ष आदर्श वर्मा होगा। वह तीसरा इंसान जिसको सागर ने टेबल पर दबा रखा था, वह भी जब उस पेपर को पढ़ता है तो वह डर के मारे कांपने लग गया था। उस पेपर को पढ़ने के बाद अब वहां पर बैठे मौजूद किसी की भी हिम्मत यह नहीं थी कि वह किसी से भी ये पूछे कि अब कंपनी का चेयरमैन कौन होगा। क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अब से इस कंपनी का चेयरमैन उनके सामने बैठा ये 20 साल का लड़का होगा। और वह इस बात को मानने से मना भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि यह कोर्ट का लीगल पेपर और उसके ऊपर उनकी कंपनी की स्टैंप के साथ रंजीत चोपड़ा के साइन भी थे। अभी तक वहां पर बैठे सभी लोग किसी न किसी तरह से चेयरमैन की पोस्ट को हड़पना चाहते थे। खास करके वह तीनों इंसान। लेकिन आदर्श वर्मा ने आकर उनके पूरे खेल को बदल दिया था। इस समय वह तीनों शेयर होल्डर आदर्श वर्मा को गुस्से से भरी नजरों से देख रहे थे। आदर्श वर्मा को अपने शरीर में जब से वह ऊर्जा महसूस हुई तब से उसके सेंसेस और इमोशन काफी और अच्छी तरीके से काम करने लग गए थे। इसलिए आदर्श वर्मा सिर्फ इमोशन से ही पता लगा सकता था कि सामने वाला उसके लिए किस तरह का सोच रहा है। और जब वह यह महसूस करता है कि वह तीनों उसे गुस्से से भरी नजरों से देख रहे हैं तो वह अपने गुरु के द्वारा दी गई बंदूक को अपनी कमर से निकालकर टेबल पर रख देता है। वहां पर मौजूद बाकी के लोग जैसे ही बंदूक को देखते हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो गई थीं। आदर्श वर्मा बंदूक निकालकर उन तीनों शेयर होल्डर की तरफ देख रहा था। जब वह तीनों आदर्श वर्मा की नजरों को अपने ऊपर महसूस करते हैं तो वह बुरी तरह से डर गए थे। अपने सामने बंदूक को देखकर तीनों शेयर होल्डर का गला सूख गया था। आदर्श वर्मा के नए नियम। आदर्श वर्मा जैसे ही अपनी नजरें उठाते हुए सभी की तरफ देखता है तो सभी लोग तुरंत अपनी अपनी गर्दन नीचे करने लग जाते हैं। उनमें से किसी की भी हिम्मत आदर्श वर्मा की नजरों से नजरें मिलाने की नहीं हो रही थी। उन सभी की तरफ देखते हुए आदर्श वर्मा अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहता है, अब तक जो काम जैसे हो रहा था बिल्कुल वैसे ही होगा। बस अब तुम सबके ऊपर लगाम लगाने के लिए मैं रहूंगा। आज से मेरा आदमी इस कंपनी का एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा जो मेरे बिहाफ पर डिसीजन ले सकता है। और मेरा दूसरा आदमी कंपनी के सिक्योरिटी का सिक्योरिटी इंचार्ज होगा। और अगर किसी को मेरे चेयरमैन बनने से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दे, वरना बाद में मैं कोई किट पिट नहीं सुनना चाहूंगा। और अगर तुम में से किसी की भी वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई तो उसको मैं रंजीत चोपड़ा के पास भेजने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगा। वहां पर मौजूद सभी लोग आदर्श वर्मा की पूरी बात को सुनकर डर गए थे। आदर्श वर्मा की आखिरी बात से सभी लोगों की पीठ पर पसीना आ गया था। वहां पर मौजूद सभी लोग आदर्श वर्मा की बात के पीछे के मतलब को अच्छे से समझ गए थे। वह सभी बस यही सोचकर डर रहे थे कि एक इतना बड़ा आदमी भी 20 साल के इस लड़के से नहीं बच पाया। उनमें से कोई भी यह नहीं सोचना चाहता था कि यह लड़का कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी एक शेयर होल्डर वहां की इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, मिस्टर आदर्श वर्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम में से कोई भी ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे कंपनी की रेपुटेशन पर बात आए। मैं आपकी तरफ हमेशा पूरी तरह ईमानदार रहूंगा। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस शेयर होल्डर की बात सुनने के बाद एक एक कर सभी लोग कुछ इसी तरह की बातें बोलने लग गए थे। तकरीबन 5-7 मिनट के बाद आदर्श वर्मा मीटिंग को डिसमिस कर देता है। मीटिंग हॉल में मौजूद सभी व्यक्ति कहीं न कहीं यह मान गए थे कि सामने वाले की उम्र भले ही छोटी हो लेकिन उसका रुतबा उन सभी से ज्यादा है। कंपनी में आदर्श वर्मा का नया दौर। कुछ ही देर में पूरी कंपनी को पता चल गया था कि कंपनी का नया चेयरमैन चुन लिया गया है।
सभी लोग ये देखना चाहते थे आखिर कंपनी का नया चेयरमैन दिखता कैसा है। सभी को यही लग रहा था, कंपनी का नया चेयरमैन कंपनी में बहुत से बदलाव करेगा और सभी को इकट्ठा करके उन्हें स्पीच सुनाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस कंपनी में दो नई पोस्ट जुड़ गई थी। एक थी एक्टिंग प्रेसिडेंट की और एक थी सिक्योरिटी इंचार्ज की। रवि कंपनी में मौजूद हर डिपार्टमेंट में जाकर ये देख रहा था कि काम ढंग से हो रहा है या नहीं। पूरी कंपनी में सभी को ये बात पता चल गई थी कि रवि ही एक्टिंग प्रेसिडेंट है। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चला था आखिर चेयरमैन कौन है। वहीं आदर्श वर्मा चेयरमैन के ऑफिस में जाकर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में रवि आदर्श वर्मा को कंपनी की पूरी डिटेल दे देता है और फिर रवि को थोड़ी बहुत बातें बताकर सागर के साथ कंपनी से चला जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद आदर्श वर्मा सागर को गीताम कॉलेज की तरफ चलने को बोलता है। आदर्श वर्मा ने अपनी शक्ति और रसूख का इस्तेमाल कर चोपड़ा परिवार की कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। उसने अपने वफादार रवि और सागर को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया है। ऐसे ही चीज़ों देखने के लिए शुरू के लिए भी हमको बात करें और टेलीग्राम चैनल से जब भी ज्वाइन करें तो आप एक